एपिसोड 2। राधिका का कमबैक। मनाली के छोटे से एयरपोर्ट के बाहर की चहल पहल के बीच आर्यन ने राधिका से पूछा, अरे मिस मिस, अपना नाम तो बताती जाओ। इसे सुनकर राधिका ने आर्यन को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और कटीली नजर से आर्यन को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, राधिका गुलेरिया। आर्यन यह सुनकर दंग रह गया। वह कंफ्यूजन में खड़ा सोच रहा था कि इस खूबसूरत लड़की ने अपना नाम राधिका क्यों बताया होगा। लेकिन तभी टैक्सी के अंदर बैठी राधिका ने आर्यन के पीछे खड़े ड्राइवर के हाथ का बोर्ड दिखाते हुए कहा, तुम राधिका गुलेरिया को पिक करने आए हो ना। अब तक आर्यन भी राधिका के नाम वाले बोर्ड को देख चुका था। उसने सोचा कि टैक्सी में बैठी लड़की बस वह बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ रही थी। इसलिए आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, अरे उस मोटी को तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा, आप दोनों आराम से मेरे साथ कार में चलिए ना। आर्यन की यह बात सुनकर राधिका ने उसे एक एरोगेंट स्माइल दी और टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी चलने के लिए कह दिया। आर्यन के मुंह पर धुआं छोड़ती टैक्सी रफ्तार पकड़कर आर्यन के सामने से निकल गई। दो पल के लिए आर्यन मायूस हुआ, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। हड़बड़ाहट में उसने ड्राइवर सोनू के हाथ से बोर्ड लिया और सोनू को कहा, तू फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर और मुझे यह बता कि वो कौन सी होटल में रुकी है, और सुन, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। चल भाग। सोनू झट से गाड़ी निकालकर राधिका की गाड़ी का पीछा करने लगा। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 से 1 बजकर 30 मिनट घंटे का रास्ता था। मायरा ने वापस अपने कान पर हेडफोन्स लगाए और वह टेबलेट पर गेम खेलने में बिजी हो गई। वैसे मायरा को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह एक लड़की है। जीन्स, स्पोर्ट्स शूज, टी शर्ट, छोटे बाल और सर पर कैप। मायरा की उम्र भले ही छोटी थी, मगर उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा प्रभाव था। गेमिंग की दुनिया में मायरा स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। मायरा को गेम खेलते हुए देख राधिका सोच रही थी कि पता नहीं मायरा को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। मोबाइल की रिंग से राधिका अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा विनायक बार बार राधिका के फोन पर कॉल किए जा रहे थे। राधिका ने बिना फोन उठाए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर किया और आंखें बंद करके बैठी रही, मानो जैसे वो आने वाले तूफान के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रही हो। अगले 1 घंटे में राधिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई, लेकिन उसका पीछा कर रहे सोनू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया गया। होटल का बेल बॉय राधिका का इंतजार पहले से कर रहा था। राधिका के आते ही बेल बॉय उसका सामान लेकर उसे लिफ्ट की ओर ले गया। होटल का प्रीमियम फर्नीचर, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ में आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट्स मनाली की इस शानदार होटल में रुकना पसंद करते थे। बेल बॉय ने राधिका को लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए बोला कि उसका बुकिंग प्रेसिडेंशियल स्वीट में है, जो होटल के टॉप फ्लोर पर है। लिफ्ट में दाखिल होते ही बेल बॉय ने 24वें फ्लोर का बटन दबाकर राधिका से कहा, मैडम, इस टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स है, एक आपका और दूसरा हमारे होटल के मालिक मिस्टर समीर वर्मा का। वह अपने बेटे और छोटे भाई के साथ यही रहते हैं। कुछ ही पल में लिफ्ट 24वें माले पर पहुंच गई थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही राधिका ने देखा कि यह फ्लोर होटल के बाकी फ्लोर्स से ज्यादा सुकून वाला था। इतना सुकून जितना राधिका ने शायद अपने घर में भी महसूस ना किया हो। राधिका के रूम के पास जाकर बेलबॉय ने कार्ड से दरवाजा अनलॉक किया। वह कार्ड राधिका के हाथ में देकर और सामान वहीं छोड़कर चला गया। मायरा अभी भी गेम खेलने में बिजी थी। राधिका मायरा को रूम के अंदर लेकर आई और उसने रूम का दरवाजा बंद किया। प्रेसिडेंशियल स्वीट एक काफी लग्जरी अपार्टमेंट था। मॉडर्न और कंफर्टेबल बेडरूम, एक शानदार लिविंग एरिया
और बड़ी सी बालकनी जहां से पूरा मनाली का नज़ारा दिखाई दे रहा था। यह प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि कमरे का दिन का किराया 25,000 था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉ. अमृता उर्फ राधिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर नई जगह का आनंद उठाने के बाद मायरा थककर बिस्तर पर सो गई थी। राधिका प्यार से उसे चद्दर ओढ़ा रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। राधिका ने देखा कि उसके पापा, विनायक, का फोन आ रहा था। राधिका की आवाज से कहीं मायरा जाग ना जाए, इसलिए हड़बड़ाहट में राधिका बेडरूम से बाहर आकर बेडरूम का दरवाजा बंद करके फोन उठाई। जैसे ही राधिका ने फोन उठाया, विनायक ने गुस्से से तिलमिलाकर कहा, राधिका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? आर्यन 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? इस पर बड़े ही शांत अंदाज से राधिका ने अपने पापा से कहा, बस आ रही हूँ मैं। यह कहते ही राधिका ने फोन काट दिया। न जाने क्यों, लेकिन राधिका काफी डिस्टर्ब हो गई थी। विनायक ने बचपन से लेकर आज तक राधिका के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर वो थे तो राधिका के पापा ही, जिनसे राधिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। राधिका ने कुछ सोचकर होटल रूम को बाहर से लॉक किया और वो होटल की लॉबी में लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। तभी राधिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट प्रिया का फोन आया। राधिका ने फोन पिक किया तो प्रिया ने राधिका का हाल पूछते हुए कहा, मैडम, आशा करती हूँ आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। याद है ना, आपको रोज कंपलसरी 8 घंटे सोना ही है। राधिका उसकी बात को काटते हुए कहती है, हाँ हाँ याद है। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फिर से वही बात बताने के लिए फोन किया है जो तुम पिछले 1 महीने से रोज मुझे बताती आ रही हो, या आज कुछ नई बात बताने के लिए फोन किया है? प्रिया थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अरे मैडम, वो फिर से वो बिजनेस टाइकून समीर वर्मा का मेल आया है। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपके पास करवाना चाहते हैं। इस वक्त वह मनाली में ही है और आप भी मनाली में हैं। तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं, लेकिन तभी राधिका ने कड़क शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद तो कुछ और ही होता है। बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, बिजनेस या और कुछ। हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और वैसे भी मनाली आने के पीछे मेरा मकसद कुछ और है। उस मकसद से मैं अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती। और हाँ प्रिया, यह मत भूलो कि मैं इस वक्त ऑफिशियल लीव पर हूँ। प्रिया राधिका की असिस्टेंट ही नहीं, बल्कि उसकी दोस्त भी थी। इसलिए उसने राधिका का मूड लाइट करते हुए कहा, ओके, एम एज यू विश। मगर एक बात बता दूं, मैंने सुना है ये समीर वर्मा की पर्सनालिटी काफी डेशिंग है। टॉल, डार्क, हैंडसम, और हाँ, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। देश की काफी लड़कियां उनसे सिर्फ बात करने को मर मिटने को तैयार होती हैं। और आप हैं कि समीर आपसे खुद मिलना चाहता है और आप उसे अवॉइड कर रही हैं। अगर लाइफ में थोड़ा सा रोमांस आ ही जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? बाकी आपकी मर्जी, सोच लो। समीर का फोटो भेजूंगी। राधिका समझ गई थी कि प्रिया अब उसकी टांग खींच रही थी। तभी राधिका ने लिफ्ट को ऊपर आता देख प्रिया से जल्दी जल्दी में कहा कि अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी यहाँ डॉक्टर अमृता को चेहरे से कोई नहीं जानता। यहाँ तो मैं सिर्फ राधिका गुलेरिया हूँ। अब चलो, फोन रखो। लेकिन प्रिया ने भी जल्दी जल्दी में बोला, ठीक है, ठीक है, आई होप यू एंजॉय योर वेकेशन। और हाँ, समीर की फोटो भेजूंगी, एक बार देख जरूर लेना। इसके पहले कि प्रिया अपनी बात पूरी कर पाती,
राधिका हंसते हुए फोन काट देती है, लेकिन इसके पहले कि राधिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, लिफ्ट वापस बंद होकर नीचे चली जाती है। तभी राधिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। राधिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, तो वह हैरान हो गई। पीछे मायरा खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वह बस राधिका को एकटक देखे जा रही थी। राधिका को लगा कि मायरा नींद से अचानक उठ गई होगी और जब उसने राधिका को पास नहीं देखा होगा इसलिए ऐसे खड़ी होगी। इसलिए राधिका ने नीचे झुककर प्यार से मायरा के दोनों गालों पर किस किया और बोली, मम्मा, जल्दी वापस आ जाएगी और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएगी। ठीक है, चलो अब जाओ कमरे में और आराम करो, या तो अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलो। तभी वापस लिफ्ट आ चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और राधिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अंदर जाकर राधिका ने मायरा से फिर एक बार कहा, सीधे रूम में चले जाना। हाँ, मम्मा विल मिस यू एंड मम्मा लव्स यू। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। बाहर जाने की जल्दी में राधिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया था। फिर भी मायरा रूम में बाहर कैसे आ गई थी? राधिका की लिफ्ट के नीचे जाते ही राधिका के रूम के सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक 26 से 27 साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। ब्लैक चमकीले लेदर शूज, ब्लैक ट्राउजर्स, वाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर। किसी रियासत के राजकुमार से बिल्कुल कम नहीं लग रहा था वो आदमी। और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि यह आदमी था वर्मा इंडस्ट्रीज का सीईओ समीर वर्मा। समीर अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास खड़े बच्चे की तरफ बढ़ते हुए और उस बच्चे को डांटते हुए समीर ने कहा, बेटा, कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे ही बिना बताए कमरे से बाहर मत निकला करो। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं कबीर? कबीर, जिस लड़की को मायरा समझकर अभी कुछ ही पल पहले राधिका ने बात की थी, उसी बच्चे को समीर किसी दूसरे नाम से पुकार रहा था। लेकिन सच बात वो यही थी कि वो बच्चा मायरा नहीं, बल्कि कबीर था। दरअसल राधिका जिस बच्चे को मायरा समझकर उससे बात कर रही थी, वो बच्चा मशहूर बिजनेस टाइकून समीर वर्मा का इकलौता बेटा कबीर था। वर्मा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस कबीर। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि समीर का बेटा कबीर और राधिका की बेटी मायरा दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी। यानी कि मायरा और कबीर हमशक्ल थे। तो समीर लॉबी में जिस बच्चे से बात कर रहा था, वो दरअसल कबीर ही था और मायरा अभी भी राधिका के कमरे में सो रही थी। समीर कबीर से बात कर रहा था, लेकिन कबीर की नजरें अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थी। कबीर की गोल मटोल आंखें और खूबसूरत मासूम सा चेहरा देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उसने अभी अभी आकाश से उतरता हुआ टिमटिमाता तारा देख लिया हो। समीर ने पीछे से फिर से कबीर को आवाज देते हुए कहा, कबीर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुना नहीं बेटा, अंदर चलो। समीर कबीर का हाथ पकड़ के उसे लगभग खींचते हुए रूम के अंदर ले जा रहा होता है। तभी कबीर ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर समीर से कहा, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। यह सुनकर समीर थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाले कबीर का बर्ताव आज समीर को कुछ अजीब लग रहा था। समीर ने तुरंत कुछ सोचकर अपनी जेब से फोन निकाला और होटल के सीसीटीवी रूम में फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। वह देखना चाहता था कि अभी अभी लिफ्ट के पास कबीर के साथ क्या हुआ था। कुछ ही पल में सिक्योरिटी इंचार्ज लैपटॉप पर सीसीटीवी लेकर आ गया। फुटेज में समीर ने जो देखा वह देखकर दंग हो गया। कबीर एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स हो पाता था।
लेकिन सीसीटीवी में कबीर ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। यह बात समीर को बड़ी अजीब लगी। समीर सोच रहा था कि यह कैसे हो गया। वही कबीर बार बार दोहरा रहा था, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। दूसरी तरफ राधिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर जो 6 साल पहले तक खंडहर जैसा था। लेकिन राधिका ने आज घर के मेन गेट में कदम रखा तो देखा कि घर का रूप रंग पूरी तरफ से बदल चुका था। गार्डन फिर से हरा भरा हो चुका था और उसी हरे भरे बगीचे के बीचों बीच रंगीन लाइटों वाला शानदार फव्वारा था। घर के मेन गेट से अंदर आते ही राधिका को महसूस हुआ कि घर के अंदर पार्टी चल रही थी। राधिका ने गार्डन में खड़े हुए देखा कि वहां यंग लड़के लड़कियां अंग्रेजी गानों पर नाचते झूमते नजर आ रहे थे। वहीं कहीं एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था, हैप्पी बर्थडे नैना। नैना यानी राधिका की सौतेली छोटी बहन। उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। तभी गार्डन के किसी कोने से एक लड़की के गिड़गिड़ाने की आवाज आई। राधिका ने आवाज की दिशा में घूमकर देखा तो एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वह लड़की अपने कपड़े साफ करती हुई उठी, राधिका को याद आया कि वह लड़की राधिका की लता बुआ की बेटी सीमा थी। अगले साल मिस हिमाचल बनूंगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अब भी कहोगी कि तुम्हारी राधिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? डरी सहमी सीमा ने दबी आवाज में कहा। हाँ, राधिका दीदी बहुत सुंदर है। हाँ, राधिका दीदी सबसे ज्यादा सुंदर है। नैना के हाथ में राधिका का पुराना फोटो था। वह अपनी सहेलियों को फोटो दिखाकर पूछ रही थी, ध्यान से देखो इस मोटी को। यह पागल सीमा कह रही है कि ये मोटी मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है। अब तुम लोग बताओ, जिसे ये मोटी सुंदर लगे वह तो कोई पागल ही होगी ना। जमीन पर गिरी सीमा दबी कुचली आवाज में कहती है, राधिका दीदी सचमुच बहुत सुंदर है, बस उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन इस बात पर तो नैना तिलमिला उठी। यू स्टूपिड गर्ल, तुझे पता भी है कि खूबसूरती क्या होती है? मुझे देख, मेरे फेस को, मेरे बॉडी को देख। यह होती है खूबसूरती। ऊपर से मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इस साल मिस मनाली कंपटीशन भी जीत चुकी। सीमा की बात सुनकर सब हंस पड़े। नैना ने बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों से कहा, अच्छा एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। आपको वोट करना है कि इस मोटी और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है? यह बात कहकर नैना ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे राधिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी राधिका चुपचाप ये सब देख रही थी। नैना ने जले हुए फोटो के टुकड़े एक जूस के गिलास में मिला दिए और कहा, तो गाइस, क्या आप अपने वोट के साथ तैयार हो? तो बोलो मुझे कितने वोट? नैना के सारे दोस्तों ने अपना हाथ नैना को वोट देने के लिए एक साथ हवा में उठा लिए। बेचारी सीमा, सारे वोट तो मुझे ही मिल गए, तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार गई हो तो तुम्हें सजा भी मिलेगी ना। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी के जले हुए फोटो की राख को मैंने इस जूस के गिलास में मिला दिया है। तुम्हें बस ये जूस पीना है। लेकिन जैसे ही सीमा ने उस जूस को पीने से मना किया, नैना ने सीमा के मुंह को अपने हाथ से पकड़कर उसके गालों को दबाया और नैना ने सीमा को जबरदस्ती वो जूस पिलाने की कोशिश की। लेकिन इसके पहले कि वह सीमा के मुंह में जूस डाल पाती, ऐन वक्त पर एक हाथ आकर बीच में नैना का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। यह हाथ राधिका का था। राधिका ने गुस्से में नैना का हाथ इतना कस के पकड़ा था कि नैना की चीख निकल गई। बिन माँ की राधिका को बचपन में लता बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और सीमा तो मानो राधिका की कजिन नहीं, बल्कि सगी छोटी बहन हो। राधिका सीमा की तरफ आगे बढ़ ही रही थी। इतने में उसे लगा कि सीमा की हालत कुछ ठीक नहीं।
ऐसा लग रहा था जैसे काफी वक्त से उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थी, और इन सब की लीडर थी नैना। हाथ में वाइन का गिलास, लाल रंग का बैकलेस टॉप, काले रंग का मिनी स्कर्ट और गोल्डन रंग की ऊंची हील्स में नैना किसी ग्लैमरस मॉडल से कम नहीं लग रही थी। सीमा ठीक से उठ पाए उसके पहले नैना ने सीमा को उसकी कलाई से पकड़कर वापस जमीन की ओर पटक दिया। राधिका ने नैना के हाथ से गिलास छीनकर कहा, हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है, और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ। राधिका ने जमीन पर गिरी सीमा को उठाया। सीमा ने राधिका की आंखों को गौर से देखा। सीमा इस आंखों को, इस आवाज को पहचानती थी। वह समझ गई कि यह लड़की और कोई नहीं, बल्कि उसकी राधिका दीदी ही थी। सीमा राधिका का नाम लेकर तुरंत उसके गले लग गई। यह देखकर नैना शॉक थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि कल तक की 120 किलो की राधिका आज इतनी फिट, फाइन एंड गॉर्जियस कैसे दिखने लगी। यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे? आसपास खड़े नैना के सभी दोस्त भी सरप्राइज हो गए। दोस्त आपस में ही बातें करने लगे। पहली दोस्त बोली, अरे यार, ये राधिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? दूसरी दोस्त ने कहा, ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। दूसरा दोस्त बोला, माय गॉड, शी लुक्स सो गॉर्जियस। सबकी बातें सुनकर राधिका ने बड़े ही रुआब से कहा, चलो जीत किसकी हुई ये तो पक्का हो गया, अब जो सजा तय की थी वो पूरी कर ली जाए। यह कहते हुए राधिका ने नैना की कलाई को पकड़ा और राधिका ने वही जूस का गिलास नैना को देते हुए उसे पीने को कहा। नैना ने गुस्से से राधिका के हाथ को झटक दिया, जिससे जूस का गिलास नीचे गिर गया। नैना गुस्से में झुलस रही थी। वह बोली, ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी बदल कैसे गई? और तभी गिलास टूटने की आवाज सुनकर विनायक और राधिका की सौतेली माँ सुनैना वहां भागते हुए आ गए। उनके वहां देखते ही नैना ने नाटक शुरू कर दिया और एकदम से बेचारी बनकर कहने लगी, देखो माँ, पापा, राधिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया तो मुझसे कहने लगी, अब मैं तुमसे काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ, भला तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। और यह कहते ही नैना झूठ मूठ रोने लगी। इससे पहले कि राधिका अपनी सफाई में कुछ कहती, हमेशा की तरह विनायक ने बिना सच्चाई जाने राधिका को डांटना शुरू कर दिया। बस करो अब राधिका, बहुत तमाशा हो गया, एक डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कितना नाटक करोगी, और घर के अंदर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। यह कहते हुए विनायक और सुनैना राधिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। घर में घुसते ही विनायक दरवाज़ा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी को मिलने की कोई भी खुशी ना जताते हुए और सीधा मुद्दे की बात करते हुए विनायक सीधे मुद्दे की बात शुरू करता है। देखो राधिका, जो हो गया सो हो गया, हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। राधिका ने देखा तो उसके सामने रूम के सेंटर टेबल पर 2 पेपर्स और एक पेन पड़ा था। राधिका ये सुनकर थोड़ा चौंक गई। वो यहाँ अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करने आई थी। फिर ये दूसरे पेपर्स किस चीज़ के थे? विनायक ने मानो राधिका के मन की बात सुन ली हो वैसे उसने कहा, दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ, चाहते हैं कि आर्यन और नैना की शादी हो जाए। आर्यन को भी इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है और नैना तो पहले से ही आर्यन को पसंद करती थी। बस आर्यन के दादाजी की एक ही इच्छा है। यह कहते हुए विनायक ने अपना गाला साफ किया, मानो जैसे वह आगे कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो, और आखिर में विनायक ने उसे वह बात बता ही दी जिसके लिए वह आज सुबह से राधिका को फ़ोन कर कर के घर पे आने को कह रहा था। विनायक ने असली मुद्दे पे आते हुए कहा, राधिका, दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी फार्मा कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वह कंपनी तुम अपनी छोटी बहन नैना को शादी के तोहफे में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। राधिका ये सुनकर कुछ देर विनायक की ओर देखती रही। वह सोच रही थी कि क्या सच में उसके पापा ने वो कह दिया था जिसे वह सुनकर भी मानना नहीं चाहती थी।
और तो और वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते थे। एक पल के लिए भले ही राधिका थोड़ी कमज़ोर पड़ गई हो, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभालते हुए उसे मेज़ पर रखे उन पेपर्स को देखा। बिना कुछ कहे राधिका पेपर्स की तरफ आगे बढ़ी। उसने पेन उठाई और कुछ सोचकर वह डिवोर्स पेपर के पन्नों पर फटाफट साइन करने लगी। विनायक और सुनैना ने यह देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। उनको लगा कि राधिका सब कागज पर साइन करने को मान गई, लेकिन तलाक के पेपर्स पर साइन करने के बाद उसने धीरे से अपनी माँ की कंपनी के कागजात उठाए और बोली, अपना कहने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। माफ़ कीजिएगा, लेकिन यह कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। राधिका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहां से निकल जाती है। विनायक और सुनैना को यकीन नहीं हो रहा था कि राधिका, जो आज तक उसके पापा की हर एक बात चुपचाप मान लेती थी, उसने आज उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। राधिका की सौतेली माँ सुनैना भागकर राधिका के पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोली, क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली हो राधिका? पहले ही एक बिनब्याही माँ बनकर तुमने समाज में हमारी इतनी इज्जत उछाली, वह कम थी क्या? अब अपनी बहन की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? सुनैना की बातों को अनसुना करते हुए राधिका घर के मैन गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी नैना उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम वो कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो आर्यन मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है ये तुम्हारा। आर्यन मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि मैं उसे पसंद हूं, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी, और तुम ये सब नहीं देख सकती क्योंकि तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो। राधिका ने एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ नैना से कहा, कौन किससे जलता है इसका नमूना तुम बाहर दिखा चुकी हो। और रहा सवाल बचपन का, तो तुम्हें तो आदत है मेरी हर चीज़ को छीनने की। मेरे लिए जो भी अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने, अच्छी सैंडल आती थी, वो तुम ही तो रख लेती थी। लगता है अभी भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी। जिस लड़के को मैंने डिवोर्स दिया उसी से तुम शादी करना चाहती हो, तो ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, मगर कंपनी तो मैं नहीं दे सकती। बचपन में राधिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था, लेकिन इसके बावजूद उसके मुंह से कभी चुप तक नहीं निकलती थी। शायद इसीलिए सबने सोचा होगा कि अभी भी राधिका को बहला फुसलाकर समाज का और बहन के भविष्य का वास्ता देकर उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि राधिका का शरीर ही नहीं, उसका मन, उसके विचार हर कुछ इन 6 सालों में बदल चुका था। आज राधिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता देख सब लोग गहरे शौक में थे। राधिका के मुंह से ऐसे तीखे शब्द नैना पहली बार सुन रही थी, और अब नैना का पारा 7वें आसमान पर था। वह घुर्राती हुई राधिका से बोली, समझती क्या हो खुद को? वजन घटा लिया तो ज़ुबान भी लड़ाना सीख गई क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और मैं हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी तुमसे आगे। कुछ ही साल में डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर आर्यन तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं सकता। नैना भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से आखिर आर्यन की बात क्यों निकल गई थी, लेकिन उसकी इस बात पर राधिका ने भी मुस्कुरा कर कह दिया, तो चलो एक और शर्त लगाएं। राधिका की यह बात सुनकर न जाने क्यों नैना का कॉन्फिडेंस अचानक से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हकीकत पता थी। वह राधिका का नया रूप भी देख चुकी थी और वह आर्यन की फितरत से वाकिफ भी थी। और तभी घर के मैन गेट के बाहर से आर्यन की आवाज आई, कहाँ गई वो मोटी? मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे वेट करवाया, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। आर्यन की यह बात सुनकर नैना टेंशन में आ गई, लेकिन राधिका वही खड़े नैना के सामने मुस्कुरा रही थी।